तो जब कभी भी आपको रिएक्ट का सेटअप करना होगा, तो रिएक्ट के सेटअप के लिए सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपके सिस्टम में नोड जेएस है या नहीं। तो आप टर्मिनल ओपन कीजिए अपना पावर शेल, यहाँ पे लिखेंगे नोड हाइफन बी। हमारा नोड का वर्जन आ गया। तो इसी के साथ आता है npm हाइफन बी। ये दोनों के वर्जन आने चाहिए। अगर दोनों के वर्जन आ रहे हैं तो आपके सिस्टम में नोड इंस्टॉल है। और अगर नोड इंस्टॉल नहीं है तो आपको सबसे पहले नोड को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है जी। और मैं सबसे पहले जो इंस्टॉल कर रहा हूँ नोड को, वो वाइट की हेल्प से इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो वाइट की हेल्प से नोड को इंस्टॉल कैसे करते हैं, इसकी कमांड है, लिखिएगा npm क्रिएट वाइट एट द रेट लेटेस्ट लेटेस्ट के बाद अपने प्रोजेक्ट का नाम, जो भी प्रोजेक्ट का नाम देना है, मैंने लिखा माई डैश वाइट डैश प्रोजेक्ट। ये कमांड होगी npm क्रिएट वाइट एट द रेट लेटेस्ट। तो अपने प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी नाम दे सकते हैं यहाँ पर। और जैसे एंटर करेंगे यहाँ पर क्या आता है चेक करते हैं, इंटरनेट सिस्टम में होना चाहिए। अब यह पूछ रहा है ओके प्रोसेसिंग कर दें। यस वाई प्रेस कीजिए, एंटर कीजिए। अब ये पूछ रहा है आ, आपको किसके साथ जाना है। हमें रिएक्ट के साथ जाना है, यहाँ से रिएक्ट का सेटअप करेंगे। ये रिएक्ट सेलेक्ट करना है, आपको दिख रहा है। एंटर कीजिए, रिएक्ट सेलेक्ट किया। अब आपको जावास्क्रिप्ट या कौन सा कॉन्सेप्ट जो टाइप स्क्रिप्ट लेना है, तो हमें जावास्क्रिप्ट के साथ जाना है। जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट करेंगे इसमें से, एंटर करेंगे। और यहाँ पर ये इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पर कुछ बन के आया होगा, इसको मिनिमाइज कीजिए और इसको वीएस कोड में ओपन कीजिए। जैसे वीएस कोड में जाऊंगा, इसको ओपन फोल्डर, हमने जो फोल्डर बनाया अपना डी ड्राइव 3 रिएक्ट के अंदर, ये प्रोजेक्ट था हमारा। इसको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अभी नोड मॉड्यूल का फोल्डर नहीं बन गया है। नोड मॉड्यूल का फोल्डर तो नहीं है यहाँ पर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपना टर्मिनल ओपन करना है और सबसे पहले नोड मॉड्यूल लाएंगे। तो नोड मॉड्यूल लाने के लिए यहाँ पे करना होता है npm इंस्टॉल, लिखना होगा npm इंस्टॉल। जैसे npm इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर जितने भी इसके अंदर पैकेज थे, तो यहाँ पे एक नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर बनेगा। उसके अंदर सारे सारे पैकेज, सारे सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो जाएंगे। इंटरनेट होना चाहिए सिस्टम में। ये देखो सबसे टॉप पर नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर आया हमारा। और आने के बाद यहाँ पर ये इंस्टॉल कर रहा है पैकेज, इसके अंदर वन बाय वन फोल्डर बना रहा होगा। ये देखो यहाँ पे आ चुका है नोड मॉड्यूल के अंदर। और यहाँ पे बहुत सारे हमारे पैकेज इंस्टॉल हो चुके हैं। अब इसको रन करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, इसको रन रन करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा npm run dev। npm run dev। अब npm run dev क्या करेगा, इसको बाय डिफॉल्ट 5173 पोर्ट पर एग्जीक्यूट कर देगा। ये देखो आ रहा है लोकल लोकल पर। जैसे क्लिक करेंगे इस पर, तो ये 5173 पोर्ट पर आपको क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये हमारा रिएक्ट इंस्टॉल हुआ है किसके साथ, वाइट के साथ। अब यहां पर अगर मुझे इसका पोर्ट चेंज करना पड़े, भाई मैं नहीं चाह रहा कि ये इस पोर्ट पे चले, 5173 पे चले, तो इसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, वाइट कॉन्फ़िग पे जाना पड़ेगा। यहाँ पर, यहाँ पे गए और यहाँ पे जाके आपको कुछ चीजें चेंजिंग करनी पड़ेंगी। और चेंजिंग क्या करनी पड़ेंगी वो मैं बताता हूँ। अभी बाई डिफॉल्ट जो पोर्ट आता है वो कौन सा आता है, 5173 पोर्ट पर ये एग्जीक्यूट हो रहा है। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें आ रही है दिखाता हूँ। अभी पोर्ट चेंज करेंगे थोड़ी देर में, यहाँ पे लोगो वगैरह। तो इसका फोल्डर स्ट्रक्चर बताता हूँ मैं आपको पहले। फोल्डर स्ट्रक्चर में क्या है, सबसे पहले हमारा नोड मॉड्यूल नाम का फोल्डर बन गया है। इस नोड मॉड्यूल का मतलब है इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए जिस जिस पैकेज, जिस जिस डिपेंडेंसी की नीड थी, उसने यहाँ पर क्या किया, पैकेज को इंस्टॉल कर दिया। किया जी, नहीं किया। दूसरा,
अब ये इसके अंदर रेफरेंस कहाँ से गया होगा, पैकेज डॉट जेसन, यहाँ से रेफरेंस उठाया होगा, और पैकेज लॉग डॉट जेसन, इन दोनों से रेफरेंस उठाते हुए उसने वन बाई वन इस नोड मॉड्यूल्स के अंदर फोल्डर बनाना स्टार्ट कर दिया। जैसे npm इंस्टॉल किया, npm इंस्टॉल करने के बाद इसने क्या किया होगा, पैकेज डॉट जेसन और पैकेज लॉग डॉट जेसन, इन दोनों से इसने क्या उठाया, रेफरेंस उठाया। और रेफरेंस उठाने के बाद और इसने क्या कर रखा है, नोड मॉड्यूल का फोल्डर बनाया, और नोड मॉड्यूल का फोल्डर बनाने के बाद इसके अंदर वन बाई वन क्या किए, क्या किए, फोल्डर बनाना स्टार्ट कर दिया नोड मॉड्यूल्स के। तो यहाँ दोनों से रेफरेंस उठाता है। दूसरा हमारा, दूसरा आता है हमारा इसमें पब्लिक फोल्डर। पब्लिक के अंदर देखेंगे यहाँ पर एक वाइट डॉट एसवीजी, ये एक लोगो है हमारा जो दिखाई दे रहा है, वाइट डॉट एसवीजी का लोगो है। तो पब्लिक के अंदर आप स्टैटिक चीजों को रख सकते हैं, जैसे इमेजेस वगैरह हुई आपकी, तो यहाँ स्टैटिक चीजों को पब्लिक के अंदर रख सकते हैं। मेन फोल्डर जो इसके अंदर सोर्स वाला है, सोर्स के अंदर असेट्स का देखो, ये पब्लिक के लिए यहाँ पे भी आया है। असेट्स का मतलब यहाँ पे आप इमेजेस वगैरह स्टैटिक बनाने के लिए यहाँ पे रख सकते हैं, चाहे तो बूट स्टेप की फाइल है, बाय डिफॉल्ट वही लोगो यहाँ पे आ रहा है। और इसके बाद यहाँ पर एक कंपोनेंट बन के आया जिसका नाम है ऐप डॉट जीएसएक्स। ऐप डॉट जीएसएक्स ये कंपोनेंट की फाइल है, और इसको बोलते हैं पेरेंट कंपोनेंट। ये कौन सा है, इसको हम पेरेंट कंपोनेंट बोलते हैं, जो डिफॉल्ट आता है, यही हमारा पेरेंट कंपोनेंट कहलाता है। और आप चाहें, ये डिफॉल्ट आता है तो इसलिए हम इसको, इसका नाम कभी चेंज नहीं करते। तो यहाँ पे ध्यान ध्यान रखना है, जब जब कंपोनेंट की फाइल बनेगी उसका पहला कैरेक्टर हमेशा कैपिटल होना मस्ट है। जब जब आप अपने कंपोनेंट की फाइल बनाएंगे उसका पहला कैरेक्टर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना मस्ट है। और उसके बाद यहां पर इसकी सीएसएस कर रखी है ऐप डॉट सीएसएस। इन दोनों फाइलों से पता चल रहा है कि जब आप कंपोनेंट की फाइल बनाएंगे जिस नाम से, तो उसी नाम से उसकी सीएसएस की फाइल बनाएं, थोड़ा सही रहेगा। अगर आपने 10 20 50 कंपोनेंट बना रखे हैं तो वहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि हमारी कौन सी फाइल में क्या है। तो जिस नाम से हमारा कंपोनेंट की फाइल है उसी नाम से हमारा सीएसएस की फाइल है, तो इसलिए हमारा वहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है जी। तो कोशिश यही करना है कि जिस नाम से आप फाइल बना रहे हैं उसी नाम से, मतलब कंपोनेंट की फाइल बना रहे हैं तो उसी नाम से आप क्या करेंगे, सीएसएस की फाइल उसी नाम से बनाई जाए। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इन मैन डॉट जेएसएक्स। ये मैन डॉट जेएसएक्स क्या, हमारा यहीं से जावास्क्रिप्ट एंट्री करता है आपके एचटीएमएल की फाइल में। इस पूरे पेज में एक एचटीएमएल की फाइल होगी हमारी, ये इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में एक डिव बना हुआ रूट नाम का, पूरा पूरा प्रोजेक्ट इसी के अंदर जाएगा, सारा का सारा हमारा प्रोजेक्ट यहीं पे जाकर डिस्प्ले होगा हमारा। तो मेन डॉट जेएस क्या कर रहा है, जो भी आपका कंपोनेंट है उस कंपोनेंट को इंपोर्ट कर रहा है यहाँ पर। तो इंपोर्ट करने के बाद जो एचटीएमएल की फाइल है वहां पे एक रूट क्रिएट कर रहा होगा, क्रिएट रूट किया है, और यहाँ पे उसको रेंडर कराते हुए इस कंपोनेंट को डाल दिया है, ये कर रखा है ये। तो ये क्रिएट रूट आपने रिएक्ट डॉम से ले रखा है, और रिएक्ट को स्टैटिक मोड, ये स्टैटिक मोड क्या होता है सारा चीज बताएंगे आपको। उसके बाद एक इंडेक्स डॉट सीएसएस होती है। इस इंडेक्स डॉट सीएसएस का काम है, अगर आपने 10 20 50 कंपोनेंट बना रखे हैं, कहां पर, कहां पर, अपने प्रोजेक्ट में, और उन 10 20 50 कंपोनेंट पर अगर आपको एक जैसी सीएसएस देनी है, तो वो हम जो सीएसएस करेंगे वो कहां करेंगे, इंडेक्स डॉट सीएसएस के अंदर ही करेंगे। उसके बाद यही हमारा सोर्स फोल्डर है, ये हमारा गिट इग्नोर, गिटअप पर पुश करने के लिए हमें जो कमांड वगैरह देंगे वो गिटअप गिटअप के लिए है। बाकी ये पैकेज हो गया। वाइट कॉन्फ़िग के अंदर आपको किस पोर्ट पर किसको चलाना है यहाँ पर उसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो ये इसका फोल्डर स्ट्रक्चर है अभी बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पर हमें बाय डिफॉल्ट जो पोर्ट चल रहा है 5173, मैंने लिखा सर्वर, और सर्वर के अंदर मैंने एक पोर्ट दे दिया 3000। यहाँ पे क्या था, प्लगइन था मेरा डिफॉल्ट रिएक्ट वाला चल रहा है, लेकिन मैंने क्या किया, सर्वर कॉलन, इसके लिए एक ऑब्जेक्ट बना दिया, पोर्ट किस पे चलना चाहिए, 3000 पर। अब जैसे ही मैं सेव करूंगा इसको, सेव करने के बाद ये मेरा 3000 पर एग्जीक्यूट हो चुका होगा। ये देखो आ गया 3000 पर। अब मैं इसको रन करूंगा तो ये इस पर रन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मेरा क्या हो गया, 3000 हो गया जी। अब मुझे क्या डालना पड़ेगा यहाँ पर, 3000, एंटर कीजिए। तो आपके 3000 पोर्ट पर ये एग्जीक्यूट हो रहा है।
तो हमेशा अगर आपको पोर्ट चेंज, तो अगर आपको वाइट का पेजवेक्ट इंस्टॉल किया है तो उसमें बाय डिफॉल्ट जो पोर्ट आता है उसको चेंज करना है। तो यहाँ पे सर्वर कॉलन कर्ली ओपन कर्ली क्लोज के अंदर पोर्ट, जो भी पोर्ट आप यहाँ लिखेंगे उसी पोर्ट पर ये एग्जीक्यूट हो जाता है। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा कंटेंट चेंज करना है। यहाँ पर जो ये जो आ रहा है हमें ये नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो कंपोनेंट बना हुआ है बाय डिफॉल्ट कौन सा कंपोनेंट है हमारा, ऐप डॉट जेएस। इसमें जो कुछ है इसको हटाओ, हमें कुछ नहीं चाहिए इसमें से, सब कुछ हटाया, सेव किया, कोई रन नहीं आना चाहिए। ऐप डॉट सीएसएस को भी डिलीट कीजिए क्योंकि इसकी भी नीड नहीं है, हमें जब जरूरत पड़ेगी तब उठाएंगे। यहां से इंडेक्स डॉट सीएसएस को उठाओ, इसको भी डिलीट कीजिए, जब जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे इसको। तो मैंने इसके अंदर केवल क्या रखा, ऐप डॉट जीएसएक्स और मैन डॉट जीएसएक्स। और मैन डॉट जीएसएक्स में जो कुछ है इसको कमेंट बना दो फिलहाल के लिए, बाकी हम अपने हिसाब से करेंगे। यहां पर मैंने इसको कमेंट में डाल दिया। ठीक है जी, दोनों फाइलें मेरी न्यू हो गई, वहां पे कुछ नहीं आना चाहिए, बिल्कुल ब्लैंक हो गया। अब रिएक्ट के अंदर जो कंपोनेंट बनते हैं, रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट बनते हैं दो टाइप से, एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट और एक फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट। बनाने को तो आप कंपोजिट कंपोनेंट भी बना सकते हैं, लेकिन कंपोजिट कंपोनेंट जो बनता है या तो वो क्लास से ही बनेगा या वो फंक्शन से ही बनता है। तो कंपोनेंट बनाने के दो ही तरीके हैं, क्लास बेस्ड या फंक्शन बेस्ड। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एक फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट ही बनाने जा रहा हूं, फंक्शन। और फंक्शन का नाम रखा मैंने यूजर। ध्यान रखना इसका भी पहला कैरेक्टर कैपिटल ही रखें आप, छोटा ना करें। और जो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट होता है ये रिटर्न करता है एक जेएसएक्स एलिमेंट। रिटर्न क्या करेगा, जेएसएक्स। और जेएसएक्स में डाल दिया मैंने h1 टैग ओपन h1 टैग क्लोज, और यहां लिखा दिस इज ऐप कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट बन गया। अब मुझे इस कंपोनेंट को main डॉट जेएस से भेजना पड़ेगा एचटीएमएल की फाइल पर, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, क्या नाम है कंपोनेंट का, यूजर। इसके बाद अब इस यूजर वाले कंपोनेंट को main डॉट जेएसएक्स पर इंपोर्ट कीजिए। इंपोर्ट क्या नाम है, यूजर कहां रखा हुआ है, ऐप डॉट जेएस वाली फाइल में। यहां पर डॉट जेएस एक्सटेंशन लगाए न लगाए ऑप्शनल होता है। अब आपको क्या करना होगा, यहां पर क्रिएट रूट को रिएक्ट डॉम डेस्क क्लाइंट से इंपोर्ट कीजिए। ठीक है जी, तो अब हमें क्या करना है, क्रिएट रूट नाम का मेथड, कहां पर रूट क्रिएट करना है, एचटीएमएल की फाइल में जो डिव बना हुआ है उस डिव को गेट करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और डिव का नाम है वहां पर रूट। रूट वाले डिव को गेट कर लिया, दिखाता हूं कहां है, ये देखो रूट नाम का डिव है, इसको गेट किया हमने। यहाँ पे हमने क्रिएट रूट नाम का मेथड बना दिया, रूट क्रिएट हो गया। और यहाँ पर डॉट एक रेंडर मेथड होता है डिस्प्ले कराने के लिए, किसको डिस्प्ले कराना है, हमारे कंपोनेंट का नाम क्या है, यूजर। तो यूजर को एज ए जेएसएक्स सेल्फ क्लोजिंग सेव करेंगे दोनों फाइलों को, वहां पर आपका कंटेंट आ चुका होगा। कंपोनेंट बन गया, और कंपोनेंट बनने के बाद उसमें जो कुछ डाला था वो डिस्प्ले भी हो रहा है। इस तरीके से आप वाइट की हेल्प से अपना कोई कंपोनेंट फंक्शन बेस बना के उसको रेंडर भी करा सकते हैं। और हमें अब जो कंपोनेंट बनाना है वो फंक्शन बेस्ड नहीं क्लास बेस्ड बनाना है। या फंक्शन बेस्ड एक एरो फंक्शन बना लो, क्या एरो फंक्शन बना सकते हैं यहाँ पर, वो भी चेक कर लेते हैं हम, बिल्कुल बनेगा एरो फंक्शन भी। ये तो सिंपल फंक्शन हो गया आपका। एरो फंक्शन बनाने के लिए लेट और एक नाम देना होता है, मैंने इस बार नाम दिया गेस्ट, इज इक्वल टू एरो फंक्शन में कन्वर्ट किया। और एरो फंक्शन जो भी फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट होता है वो रिटर्न करता है एक जेएसएक्स एलिमेंट। और जेएसएक्स में डालना पड़ेगा, मैंने एक s2 टैग ओपन s2 टैग क्लोज, ये जेएसएक्स बनेगा। मैंने लिखा दिस इज गेस्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट। अब इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट भी करना पड़ेगा। अब एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यहां कर दो या यहां कर दो, बात एक ही होती है, बताया था मैंने, दो तरीके बताए थे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट के, नाम के सामने भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्या नाम है,
गेस्ट। अब इस गेस्ट वाले को इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट गेस्ट, और क्रिएट रूट को इंपोर्ट करना पड़ेगा रिएक्ट डॉम सेलेक्ट क्लाइंट से। वहां पर रूट क्रिएट करते हुए अपने गेस्ट को रेंडर करा देंगे, यही करना है। JSX बन जाएगा गेस्ट। दोनों फाइलों को सेव करेंगे, वहां पर हमारा गेस्ट कंपोनेंट एरो वाला आ भी चुका होगा। तो देखो जी, इस तरीके से आप अपना फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट जो बनाए, सिंपल फंक्शन बनाए, एरो फंक्शन बनाए, कैसा भी फंक्शन बना सकते हैं आप। तो यही हमारा फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट होता है। और अगर हमें क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाना पड़े, तो यहाँ पर क्लास बेस्ड कंपोनेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले रिएक्ट को, या रिएक्ट के अंदर से एक कंपोनेंट नाम की क्लास है, उसको इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट रिएक्ट, कहां से, रिएक्ट से। और इसी रिएक्ट के अंदर एक कंपोनेंट नाम की प्री डिफाइंड क्लास है। तो जब आप क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाएंगे तो आपको इस प्री डिफाइंड क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा। किसका पार्ट है ये, रिएक्ट। और जब क्लास बनाओ, क्लास, क्लास का नाम दीजिएगा यूजर, मैंने यूजर ही दे दिया। और अपनी क्लास में उस क्लास को इनहेरिट कराना है, तो इनहेरिट कराने के लिए एक्सटेंस, क्या नाम है, कंपोनेंट वाली क्लास है। अपनी कंपोनेंट वाली क्लास को आप अपनी क्लास में इनहेरिट कराएंगे, तब जाकर उस कंपोनेंट नाम की क्लास की फंक्शनलिटी आपकी क्लास में आएगी। और क्लास बेस्ड कंपोनेंट आपको एक रेंडर मेथड देता है, और इस रेंडर मेथड का काम है प्रॉप्स और स्टेट की वैल्यू को मॉनिटरिंग करना। आगे चल के प्रॉप्स आएगा, हमारा स्टेट आएगा। अगर आपको प्रॉप्स और स्टेट की वैल्यू को मॉनिटरिंग करना है तो वहां पर रेंडर मेथड का यूज करना होगा। और ये रेंडर मेथड रिटर्न करता है एक JSX एलिमेंट। यहाँ पे एक JSX डालो H1, वो यहाँ लिखा हमने, दिस इज यूजर क्लास कंपोनेंट। इसके बाद इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट भी करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, क्या नाम है क्लास का, यूजर। हमारा काम क्या रहेगा, इस यूजर वाली क्लास को यहाँ पर इंपोर्ट करना। तो यूजर आ जाएगा यहाँ पर, कहां से, ऐप से। और रिएक्ट डॉम से क्लाइंट से हमने क्रिएट रूट किया, और यहाँ पर अपने यूजर को हमने डिस्प्ले करा दी। दोनों फाइलों को सेव करो और चेक करो, हमारा क्लास बेस्ड कंपोनेंट बन के आ जाएगा। तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट तभी बनेगा जब आपको रिएक्ट से पहले कंपोनेंट वाली क्लास को इंपोर्ट कराएंगे। जब तक रिएक्ट से कंपोनेंट वाली क्लास को इंपोर्ट नहीं कराएंगे तब तक नहीं आएगा। तो अपनी क्लास में कंपोनेंट वाली क्लास को हमेशा इनहेरिट कराना है एक्सटेंड कीवर्ड से। और क्लास बेस्ड कंपोनेंट हमेशा एक रेंडर मेथड देता है, और रेंडर मेथड रिटर्न कराता है एक JSX एलिमेंट। ये इसका लॉजिक है जी।